हाँ, so now we are going to discuss vapor pressure of liquid in liquid solutions. हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. और दो टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड. पहला हम देखने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड, और उसमें हम देखने वाले हैं क्या? वेपर प्रेशर. पहली बात यहीं पे आ जाएगी नाम पर ही, ये वेपर प्रेशर क्या है. तो वेपर प्रेशर मीन्स जो प्रेशर है वो क्रिएटेड है किसका? वेपर का. और ये वेपर किसकी है? सॉल्यूशंस की. सॉल्यूशंस हमने बनाया हुआ है तो जो वेपर होगी वो सॉल्यूशंस की ही होगी. ओके, जैसे कि हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है और ऊपर से तुमने कंटेनर को बंद कर दिया. ओके, तो वो इवापोरेट जो होंगे सॉल्यूशंस के पार्टिकल, सॉल्यूशंस बन गया है एक्वियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है. अब उसमें से जो इवापोरेट होंगे पार्टिकल्स तो वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि ऊपर से तो तुमने बंद कर दिया है. खुला रखा हुआ होगा तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, लेकिन बंद रखा हुआ है तो जो ऊपर वेपर क्रिएट होगी वो वेपर जो नीचे लिक्विड है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी. उसको ही बोलते हैं वेपर प्रेशर. सिंपल. जैसे हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा, तो जो गैस है वो प्रेशराइज करके हमने लिक्विड में डाला ना. ओके, तो ये जो गैस है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर. वैसे ही यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है लिक्विड के ऊपर. अगेन वेपर को हम गैस बोल सकते हैं. ओके, वेपर इज नथिंग बट अ गैस. बट फिर क्यों डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं? गैस तो एक पर्टिकुलर फेज ही है, सॉलिड लिक्विड गैस वो तो फेज ही है. वेपर वो कन्वर्जन है, वो लिक्विड था लेकिन कन्वर्ट हो गया है गैसियस में, तो उसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं वेपर. जो मे बी रूम टेम्परेचर पे ना हो गैसियस में, हमने कन्वर्ट किया है. जैसे कि अभी हम बोले कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर है वो गैसियस फेज में है. ऑलरेडी किसके फेज में है? गैसियस फेज में है. लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पर H2O भी है, तो H2O क्या है? फिर वो वेपर फेज में है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि H2O थोड़ी गैस है लेकिन गैसियस स्टेट में है, फेज में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? H2O वेपर फेज में ये रूम में अवेलेबल है. H2O गैसियस फेज में अवेलेबल है वो बोलोगे तो भी चलेगा, और मोर प्रिसाइजली बोलना हो तो वेपर फेज में है ऐसा बोलेंगे हम, क्योंकि हमें पता है H2O रूम टेम्परेचर पे गैस तो होता नहीं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है. डन. ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं. लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स. देखो दोनों के दोनों क्या है? वॉलेटाइल लिक्विड्स है. मींस व्हाट? वॉलेटाइल हो सकते हैं, इवापोरेट हो सकते हैं. वैसे इवापोरेट हो सकते हैं तो फिर जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी? दोनों की बनेगी. अगर सॉल्यूट ही वॉलेटाइल होता और सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल होता तो सिर्फ सॉल्यूट की वेपर होती, मतलब जो वॉलेटाइल होगा उसकी वेपर होगी. अगर दोनों वॉलेटाइल है तो दोनों की वेपर होगी. सिंपल है. ओके, चलो. एंड डिनोट द टू कंपोनेंट्स एज 1 and 2. व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवापोरेट. दोनों वॉलेटाइल है तो दोनों ही इवापोरेट होंगे. सिंपल है. एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज. तो होगा क्या? एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा. इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर लिक्विड हमने भर दिया. ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था स्टार्टिंग केस में ही, कि इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड H2O एंड द गैसियस H2O और वेपर H2O. याद हो तो. ओके, कंटेनर में बंद कर दिया था, याद हो तो वही चीज है क्या कि हमने कंटेनर में सपोज ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा लिक्विड भर दिया जो वॉलेटाइल है. तो वॉलेटाइल है तो होगा क्या? वो इवापोरेट होगा और ऊपर से बंद कर दिया है तो उसकी वेपर बनेगी और वो बाहर जा सकेगी नहीं, तो वहीं पे रहेगी. और अगर वहीं पे रही तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है वही प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, तुम्हारे कंटेनर में जो वेपर बनी हुई है वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है. दैट्स व्हाई वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर. अभी ये वेपर प्रेशर है किसकी? जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा उसकी. अगर सॉल्यूट वॉलेटाइल है तो सॉल्यूट की होगी, सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो सॉल्वेंट की होगी, और अगर दोनों वॉलेटाइल है तो दोनों की वेपर होगी. और अगर कोई नॉन वॉलेटाइल है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है और जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर किसकी होगी? मेनली वेपर किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी, क्योंकि वो तो अंदर वॉलेटाइल है ही नहीं. समझ में आ रहा है?
जैसे मैंने NaCl का सॉल्यूशन बनाया, ओके, नमक वाला पानी बनाया और फिर हम बाहर रख देते हैं, तो क्या होता है, नमक भी उड़ जाता है क्या ऊपर? नहीं, नमक तो नीचे रह जाता है, ओके, वाटर जाता है, सिंपल है। तो वही केस, वही सब चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ओके चलो। सो दोनों के दोनों इवापोरेट होंगे और दोनों के प्रेशर भी होंगे, इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, ओके। कौन आया? ईशा, आओ। ईशा कहाँ है? यस, सो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल, मतलब जो कंटेनर है, फिगर है क्या? नहीं है, अच्छा छोड़ो, हम ही बना देते हैं। यस, सो ये हमारा सपोज कंटेनर है, ये कंटेनर में ये हमारा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा करके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब इसके बाद ये जो हमारा पर्टिकुलरली ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो वॉलेटाइल है, मतलब उसमें जो सॉल्वेंट था वो भी वॉलेटाइल है और सॉल्यूट था वो भी वॉलेटाइल है और सॉल्यूशन बन गया तो वॉलेटाइल ही रहेगा नेचर। तो अब क्या होगा, वो इवापोरेट होंगे, तो उनकी जो वेपर बनेगी वो वेपर यहाँ होगी। अब क्या वेपर बनते बनते पूरा लिक्विड ही खत्म हो जाएगा और वेपर बन जाएगी? नहीं, वैसा तो नहीं, वैसा कैसे होगा? वैसा हो सकता है कब, हम नीचे से इतनी गर्मी दे, मतलब इतनी हीट दे कि ये लोग सब लोग क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चले जाए, तो ऐसा होगा। लेकिन हम वैसा तो कर नहीं रहे हैं, हम हीट दे रहे नहीं है, डन। तो पर्टिकुलर जितना जाना चाहिए उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली जितने सॉल्यूशंस का वेपर में कन्वर्जन होगा उतना हो जाएगा। होगा क्या फिर कि इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, बोला ना, साइमल्टेनियसली एक स्टेज आएगा, एक टाइम आएगा जब ये वेपर जो बन रही है वो और ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो उनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब क्या कि अब यहाँ पर है सपोज हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पर भी सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है और हम लिक्विड नहीं बोल के सॉल्यूशन को हम एक्वियस बोलते हैं, और ये जो है वो गैसियस फॉर्म में है, डन, मतलब वेपर है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, मतलब जितना जो रेट से वेपर फेज में से वापस लिक्विड फॉर्म में वो आ रहे हैं वही रेट से मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम वही तो हमें पता ही है, वो रीच हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी वेपर है वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो प्रेशर कितना है, टोटल, क्या है, P टोटल, डन। P टोटल मतलब इसमें किसका प्रेशर होगा, भाई सॉल्वेंट का भी होगा और सॉल्यूट का भी होगा। यहाँ पर उन्होंने नंबरिंग कर दी है कि भाई एक सॉल्वेंट को 2 नंबर दे दो और ये है सॉल्यूट सपोज, ओके, वो जो भी हमें देना हो, तो दोनों अलग अलग नंबरिंग कर दिए, तो ये प्रेशर किसका होगा, दोनों का होगा, 1 का भी होगा और 2 का भी होगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है, ओके, तो दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, so P total and P1 and P2 with the partial vapor pressure of the two components 1 and 2 respectively. Partial pressure individual कल जो हमने डिस्कस किया था कि टोटल कितना है वो तो है ही, लेकिन पार्शियल कितना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया था। तो वो क्या बोल रहा है कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, अगर 4 कंपोनेंट है तो P3 P4 भी आ जाएगा, 2 कंपोनेंट है तो 2 आएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ओके, मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। तो यहाँ पर 2 है तो 1 का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर वो P1, 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P2। ऑब्वियस है P टोटल की कंपेयर में P1 और P2 ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे, ओके, टोटल से तो कम ही होंगे, ओके, चलो। So these partial pressure are related to the mole fraction x1 and x2 of the two components 1 and 2 respectively। ये भी तो पता है, हमने कल ही देख लिया था क्या,
हमने तो हेनरीज रूल भी देख लिया, हेनरीज लॉ। कौन बताएगा हेनरीज लॉ? जैसा है वैसा वर्डिंग में। हाँ बोलो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यस करेक्ट, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। शॉर्ट एंड स्वीट में ये करेक्ट आंसर है। प्रेशर जो होता है ओके वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। ओके, और जो हमने पहला और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ था वैसे भी बुक का भी तुम रट्टा मार सकते हो, लेकिन लिखने के लिए, ये तो समझने के लिए, लिखने के लिए वही हमें रट्टा मार के लिख देना है। जो भी जैसे पहला स्टेटमेंट था वो एक्स से मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था, और जो दूसरा सेंटेंस था वो प्रेशर से स्टार्ट किया था। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस अबव द लिक्विड सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे पूरा जो लिखा हुआ था वो। और जो दूसरा था वहां पर हमने प्रेशर से स्टार्ट किया था और बोला था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट। मतलब जो भी सॉल्यूट है वो कितना लिया हुआ है उसके बेस पे प्रेशर क्रिएट होगा, वो हमने डिस्कस किया था। ओके, और फॉर्मुला इक्वेशन भी निकाला था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा निकाला था। और हेनरीज लॉ क्या बोलता था? P इज इक्वल्स टू KH इंटू x, और x को नीचे ले जाए तो P बाई एक्स इज इक्वल्स टू KH, यही था हमारा हेनरीज लॉ। ओके, और डाल्टन्स लॉ भी वही बोल रहे थे, पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर ये सेंटेंस तो ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या, कि ये जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जी तो पता ही है, नई बात क्या है, तो वही चीज बोली है। दिस पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शंस x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। डन? ओके, नई बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं आगे। द फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट। ओके, तो फ्रेंच केमिस्ट, हमारे पूरा नाम याद रख लेना, मैं तो राउल्ट ही याद रखता हूँ। सो फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, उन्होंने वो दिया था। हेनरी ने भी वही दिया, इन्होंने भी वही दिया, थोड़ा तो अलग दिया होगा, दैट्स व्हाई हम लर्न कर रहे हैं। ओके, द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, ये रिलेशनशिप को ही राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। और ये क्लीन कर देता हूं मैं अब। तो ये रिलेशनशिप को ही राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, और विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड्स, किसका सॉल्यूशन? वॉलेटाइल लिक्विड से बने हुए सॉल्यूशन। ओके, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब P1 एंड P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। वही चीज आई, देखो वापस एक्चुअल में आया क्या, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे सारे कंपोनेंट की बात की गई है और वहां पर इंडिविजुअली बात की गई थी कि जितने भी कंपोनेंट है इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट होंगे और जितने भी कंपोनेंट होंगे, तो हम तो बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट की वजह से, मतलब सॉल्वेंट जो वॉलेटाइल होगा तो ऊपर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसमें सॉल्वेंट का भी होगा, और जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसमें सॉल्यूट का भी होगा। दोनों के वेपर प्रेशर होंगे क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। तो ये जो दोनों के इंडिविजुअल मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर है, जैसे मैं बोल दूं, हम डिफाइन कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि ये लोग आएंगे तब डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि ये कौन सा किसका, तो हम भी बोल देते हैं। सपोज जो 2 नंबर है वो सॉल्वेंट का है और जो 1 नंबर है वो किसका है? सॉल्यूट का है। तो इन शॉर्ट राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि जो P1 होगा ओके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के, और जो P2 होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के। उसके जैसा ही है देखो। ओके, इन्होंने दोनों कंपोनेंट के साथ में बात की है, किसने? राउल्ट्स ने, और वहां पर अलग अलग बात की थी, दैट्स इट। अदरवाइज है तो वही कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अच्छा, so each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution। तो उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? देखो जो लिखा हुआ है वही आ गया है वापस। ओके, सो क्या लिख सकते हैं? P1 is proportional to X1 and then यहाँ पर जो चेंज है वो ये रहा चेंज। ओके, that is P1 is equals to constant क्या है?
P01 x1 और वहां पर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लिखा है P01 और वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन था, कांस्टेंट K और हेनरी ने निकाला था इसलिए KH वहां पे वो लिया था और यहाँ पर ये है दैट इज where P01 is the vapor pressure of the pure component of 1 at the same temperature. तो what is the difference between P1 and P01? ओके तो P1 क्या है, मैंने बोल दिया ना P1 सपोज सॉल्यूट है तो P1 भी सॉल्यूट का ही प्रेशर है और P01 भी सॉल्यूट का ही प्रेशर है, लेकिन जो P1 है वो इम्प्योरिटीज वाला भी हो सकता है, उसमें कुछ मिक्स भी हो सकता है। ओके P1 में कुछ मिक्स भी हो सकता है, लेकिन P01 है वो उसकी प्योर कंडीशन में, मतलब प्योर जो हमने क्या लिया है 1 में सॉल्यूट लिया हुआ है, तो कोई भी सॉल्यूट लिया हुआ हो, हमने लेमन जूस लिया हुआ है सपोज मान लो, एकदम प्योर लेमन जूस लिया हुआ है, लिक्विड लिया ना, लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं, तो एकदम प्योर लेमन जूस लिया हुआ है हमने, जो लेमन में से निकाला एकदम प्योर, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है नहीं, तो वो अगर एकदम प्योर लिया हुआ है एक कंटेनर में, एकदम प्योर लेमन जूस लिया, अब वो वॉलेटाइल बना और उसकी वेपर बनी, वो जो वेपर बनी वो वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगी उसको हम बोलेंगे P01। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, क्या हमने प्योर लेमन जूस लिया, एकदम प्योर कंटेनर में ले लिया, बंद कर दिया ऊपर से, तो वो इवापोरेट होगा। क्या इवापोरेट होगा? लेमन जूस के पार्टिकल सपोज इवापोरेट होंगे, ये जो इवापोरेट हो, ध्यान से सुनना, ये जो इवापोरेट होंगे वो पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में ऊपर क्रिएट हो गए कंटेनर में। अब ये पार्टिकल्स प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑन द लिक्विड लेमन जूस। ओके तो यही प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, लेकिन डिनोट कैसे करेंगे? P01, क्योंकि प्योर लेमन जूस लिया था इसलिए इंडिविजुअली। ओके बट P1 क्या है? P01 तो हमने बोल दिया, और P1 क्या है? P1 तो हमने ये लेमन है और फिर पानी भी डाल दिया, ऐसा समझो। लेमन जूस क्या है? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर। अब कंटेनर में हम क्या रखे हुए हैं? वाटर भी है और लेमन जूस भी है, और फिर कंटेनर वापस एज यूजुअल क्लोज कर दिया। अब भी वेपर इवापोरेट हो रहे हैं पार्टिकल्स और वेपर क्रिएट हो गई। ओके अब ये जो वेपर क्रिएट हुई वो भी प्रेशर जनरेट करेगी वो सॉल्यूशंस के ऊपर, तो इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन ये वेपर प्रेशर किसकी है? पूरे के पूरे सॉल्यूशंस की है, क्योंकि उसमें पानी के भी है और लेमन जूस के भी है। तो जो ये वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? P टोटल। ये जो आया वो क्या बोलेंगे? P टोटल। ये P टोटल कैसे आएगा? ये P टोटल आएगा P1, सिर्फ P1 प्लस P2 से। P1 मतलब सपोज सॉल्यूट और P2 मतलब सॉल्वेंट के जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड P2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ से सॉल्वेंट। वो जो है इंडिविजुअल मतलब सॉल्यूशन में से जो क्रिएट हुआ है वो P1 और P2 है। और अगर अकेले तुमने लेमन जूस लिया होता या अकेला पानी लिया हुआ होता और फिर जो वाइपर बनता उसमें तो लेमन जूस होता ही नहीं, या फिर सिर्फ लेमन जूस कंटेनर में लिया हुआ होता, फिर वो जो वेपर बनती उसमें तो वाटर होगा ही नहीं, उसमें तो सिर्फ लेमन जूस का ही वेपर होगा। तो वो जो प्योर कंडीशन में है वो होता है P01 और P02। समझ में आ रहा है? और अगर हमने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में वेपर बन रही है तो वो तो टोटल है, लेकिन टोटल मिलेंगी कैसे? एडिशन करके, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2, ये P1 और P2 है, वेयरएज वो P01 और P02। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ तो सर हमने प्योर लेमन जूस लिया तो उसमें P1 क्या होगा? प्योर लेमन जूस लिया तो उसमें से जो वेपर बनेगी, सपोज हमारा लेमन जूस सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हमने सपोज 1 नंबर दे दिया, तो हमने कंटेनर में प्योर लेमन जूस लिया और अब ऊपर वेपर बनेगी, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? उसको तुमने 1 नाम दे दिया हो तो P01, और अगर तुमने उसको 2 नाम दे दिया हो तो P02। ये हो गया स्टैंडर्ड केस में, अकेला लिया होता तो। लेकिन यही लेमन जूस है, लेकिन हमने साथ साथ में क्या ले लिया हुआ है? सॉल्वेंट भी साथ में लिया हुआ है। तो सॉल्यूट अकेले लो और वेपर क्रिएट हो, प्रेशर क्रिएट हो, वेपर प्रेशर, तो हम जीरो स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेंगे अगर प्योर इंडिविजुअल अकेला लिया हुआ है तो। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट साथ में लिया हुआ है तो भी उनकी वेपर बनेगी, लेकिन उस केस में हम उनको क्या बोलेंगे? ओनली P1 एंड P2।
तो तुमने जो हाँ ये जो फॉर्मूला है P1 equals to P01 x1 हम्म। तो वो सिर्फ प्योर के लिए नहीं हो सकता ना? नहीं, प्योर के लिए तो सिर्फ ये प्योर के लिए है P01, लेकिन ये P1 आया वो तो जब सॉल्यूशन बना उसके लिए है। यस, अकेले प्योर के लिए नहीं है। अकेले प्योर के लिए होता तो हम सिर्फ यही लिख देते P01। डन, ओके। हाँ चलो, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन P01 एंड P1 और P2 और P02। तो समझ में आ गया दोनों क्या है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक कंटेनर लिया, लो ये कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर में मैंने यहां तक लेमन जूस भर दिया, LJ लेमन जूस, ओके। और यहां पर लेमन जूस की वेपर क्रिएट हो गई। तो ये वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, P1 होगा तो P01, और अगर 2 होता तो P02। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लेमन जूस प्लस वाटर ले लिया, ओके, मतलब ये मेरा सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो जो यहाँ वेपर क्रिएट होगी और वो जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो हो जाएगी टोटल प्रेशर, वो हो जाएगी टोटल प्रेशर। ओके, वो वेपर में तो दोनों पार्टिकल्स है, लेमन के भी है और लेमन जूस के, वाटर के भी है। अब ये टोटल कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो ये जो अलग अलग निकली वो है P1 एंड P2। लेकिन अगर अकेला वाटर होता है या अकेला लेमन जूस होता है, तब जो वेपर क्रिएट हो रही है उसके लिए हम स्टैंडर्ड 0-1 प्योर कंडीशन में 0 लिखते हैं। जैसे हम याद हो तो वो गिब्स फ्री एनर्जी लिखते थे तो डेल्टा जी भी लिखते थे, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हम डेल्टा G0 ऐसा लिखते थे, याद हो तो थर्मो में। ओके, एंथैल्पी के लिए भी हम डेल्टा H लिखते थे, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए हम डेल्टा H नॉट लिखते थे। नॉट बोलो, 0 बोलो, व्हाटएवर, याद आया? ओके, तो वही केस है। तो यहां तक का समझ में आ गया पक्का? हाँ, ओके। नाउ where P01 is the vapor pressure of the pure component 1 at the same temperature. Similarly 2 के लिए भी हमने लिख दिया और 2 के लिए भी वही चीज लिख दी है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली हम एडिशन करें अगर, तो क्या हो जाएगा, द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। पता ही है, यही होगा। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट, ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। कैसे सब्स्टिट्यूट करें, अभी तो निकाला P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 x2, अभी निकाला जो हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली वही, तो वो वैल्यू पुट कर दो। क्या था, देखो ये P2 इज इक्वल्स टू P02 x2 था, वो P2 की जगह कहाँ गया, P2 ये रहा, ये P2 की जगह ये P02 x2 लिख दिया, और ये P1 की जगह P01 x1 लिख दिया, और P टोटल तो P टोटल है। सिंपल, ये स्टेप समझ में आया? हमने ये P2 इज इक्वल्स टू ये है और P1 इज इक्वल्स टू P01 x1 है, ये है, इसकी वैल्यू हमने सिर्फ ये इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये आ गया। डन, पक्का? ओके, नाउ अब इन्होंने क्या किया है, अच्छा चलो ये स्टेप क्या किया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2, तो ये आ गया, ये तो समझ में आ गया। ये नेक्स्ट कहां से आया, नेक्स्ट हमें पता है, देखो ऑलरेडी, सपोज हमने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे निकालेंगे बताओ, ये तो पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो कैसे निकाले, हाँ, मतलब सपोज मेरा A है मेरा सॉल्यूट और B है मेरा सॉल्वेंट, और मुझे ये दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो कैसे निकालूं, करेक्ट। ओके, तो हम याद है ना, अभी हमने डिस्कस कर दिया था कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी में, तो मोल्स को हम x से डिनोट करते थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना हो तो हम मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B ऐसे निकालते थे। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना हो, जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी हो, तो मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। और यही थियरी में हमने डिस्कस भी किया था कि जितने भी टोटल कंपोनेंट होंगे, मोल्स ऑफ से A प्लस मोल्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 1, याद आया? ओके, तो वैसे ही A और B नहीं है हमारे पास, 1 और 2 है,
ओके सो सॉरी ये गलत है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, नॉट मोल्स, मोल फ्रैक्शंस ऑफ 1 इनटू इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ए और बी के 1 है तो मान लो कि हमने तो 1 और 2 ये सब क्लीन कर देते हैं, अब हमने तो 1 और 2 नंबर लिए हुए हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 ये लिख सकते हैं। अगर 3 कंपोनेंट होते तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखते, लेकिन अभी तो हम बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट है तो ये लिखेंगे। डन, निर्भय नींद नहीं आ रही है ना, नहीं तो एसी बंद कर दो। हाँ डन, पक्का, ओके। तो ये इतना तो हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं, देखो x1 इज इक्वल्स टू x1 यार तो यहाँ पे अंडू भी नहीं है, हाँ क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 और x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर x1 लिखना है तो x2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर x2 लिखना है तो x1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम। अब उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो तो जो x1 है उसकी वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये रही 1 माइनस x2, तो देखो 1 माइनस x2 फिर p01 जैसा है वैसा और ये भी जैसा है वैसा लिख दिया, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करो, p01 अंदर जाएगा तो p01 इंटू 1 तो वो तो वही हो जाएगा p01, और इंटू 2 ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, और माइनस होगा और कितना हो जाएगा p01 x1, p1 अंदर गया, क्या बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, a इन द ब्रैकेट b माइनस c तो ab माइनस ac लाइक दैट, ओके ये कर दिया, और प्लस x2 p02। अब देखो क्या आ गया, p02 x2 और ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, करेक्ट है, ओके। सो नाउ अब हम क्या करें, अब हम p01 x2 कॉमन है, x2 कहाँ कॉमन है, कहाँ गया, हमने ये क्या किया, p01 यहाँ गया, यस, और ये x2 है, ये x2 है रे भाई, ये x2 है, 2 है, ये p01 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा p02 x2, तो ये x2 हो गया, और ये तो जैसा था वैसा, ये तो डिट्टो जो था वही लिख दिया, यस डन। अब दोनों में x2 है तो कॉमन ले लो, तो p01 जैसा था वैसा, अब दोनों में x2 है तो देखो मैं यहाँ से x2 निकाल रहा हूँ, सो से प्लस लिख दूँ, इन्होंने क्या लिखा है प्लस लिखा है तो हम भी प्लस वाला ही लेते हैं, यहाँ से x2 निकाल लिया, x2 निकाल लिया तो ब्रैकेट में इसमें से x2 निकाला तो बचा क्या p02, ये प्लस था, अब ये माइनस है तो माइनस, इसमें से भी x2 निकाल लिया तो p01, डन, ओके। तो आ गया हमारा p01 प्लस p02 माइनस p01 x2। अभी यही इक्वेशन को तुम्हें अलग फॉर्म में लिखना हो, लिखा है क्या, नहीं लिखा उन्होंने, अगर ये किसके फॉर्म में है, p01 के फॉर्म में, लेकिन अगर मुझे p02 के फॉर्म में चाहिए होता तो कुछ नहीं, जहां जहां 1 है वहां 2 कर दो, तो p टोटल इज इक्वल्स टू, ये p01 है तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ p02 प्लस यहाँ पे 2 है तो वहां पे मैं पहले 1 लिख देता हूँ, फिर जहां 1 है वहां पर मैं 2 लिख देता हूँ, और जहां 2 है वहां पर मोल फ्रैक्शन में भी 1 लिख देता हूँ, ऐसा हो जाएगा, डन। ये भी पूछ सकते हैं कि डिराइव करो, तो कैसे डिराइव करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू रखी ना, वहां पे हम 2 की वैल्यू रखेंगे, 1 की वैल्यू नहीं रखेंगे, देखो कर ही देते हैं, क्या होगा x1 ये तो जैसा है वैसा ही, p टोटल इज इक्वल्स टू x1 p01, ओके, प्लस x2 की वैल्यू यहां से पुट करते हैं 1 माइनस x1 और फिर p02, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो p01 x1 प्लस, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p02 माइनस p02 x1। अब देखो ये दोनों में x1, ये p02 पहले लिख देता हूँ, p02 प्लस ये दोनों में x1 कॉमन है और यहाँ पे x1 निकल गया तो रहा क्या, p01, यहाँ पर से x1 निकल गया तो रहा क्या, p02, देखो आ गया, कहाँ गया, ये लिखा ना अभी, हाँ ये रहा p02 x1 p01 माइनस p02, डन, ओके। तो दोनों में से कोई भी प्रूव करो, ऐसा पूछ सकते हैं, ओके डन। समझ में आ गया, फिर से एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ में तो आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या पता चला, वो देखो, ये फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन p टोटल कैन बी रिलेटेड टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, फिर से टोटल प्रेशर P टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। क्यों ऐसा बोला एनी वन कंपोनेंट? देखो ना P टोटल को यहां पर देखो पूरे के पूरे इक्वेशन में x2 ही है, x1 तो है ही नहीं, और अगर ये फॉर्म लिया तो P टोटल में x1 ही है, x2 नहीं है। तो यहां से हम बोल देंगे कंक्लूजन्स। ये भी पूछते हैं एक मार्क में, व्हाट आर द कंक्लूजन्स फ्रॉम द राउल्स लॉ डेरिवेशन, राउल्स लॉ और ज्यादा मार्क्स में पूछना हो तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर यूजिंग द राउल्स लॉ एंड देन व्हाट आर द कंक्लूजन्स, ऐसा पूरा लंबा चौड़ा पूछ लेंगे। तो सब कुछ ही लिखना है इन शॉर्ट, जितना भी गिवन है वो सारा का सारा। ओके, सो क्या गिवन है? पहला समझ में आ गया, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। अच्छा, सेकंड, द टोटल वेपर, अभी भी ये भी यहीं से है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। देखो क्या बोल रहे हैं, एनी वन कंपोनेंट तो आ गया, लेकिन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 के साथ वो लीनियरली वेरी कर रहा है। अब हमें क्या पता कि 2 कौन सा होगा 1 कौन सा होगा, जो भी हो, अगर हमने पहला सॉल्वेंट लिया 1 तो सॉल्यूट हो जाएगा 2, और अगर हमने सॉल्वेंट लिया 2 तो सॉल्यूट हो जाएगा 1, वाइस वर्सा। ओके, इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, वो लीनियरली वेरी कर रहा है। सर ये लीनियरली वाला समझ में नहीं आया। लीनियरली वाला एक्चुअली ग्राफ में से समझ में आएगा। लीनियरली का कहने का मीनिंग क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। वो भी इक्वेशन से समझ में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? देखो ये P02 और P01, इसका आंसर पॉजिटिव आया सपोज, वो पॉजिटिव को हम x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये तो कोई क्वांटिटी होगी जो पॉजिटिव नंबर है। इफ आई इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 तो क्या होगा, P टोटल इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई फर्दर इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 तो फर्दर P टोटल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब जब मैं x2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 बढ़ा रहा हूं, तब तब मुझे टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली। लीनियरली मतलब कैसे, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। लीनियरली मतलब ऐसे ग्राफ में हम नहीं ड्रॉ करते थे, लीनियर ग्राफ ऐसे कल भी ड्रॉ किया था। ओके, ये कल कौन सा ड्रॉ किया था, यहाँ पर थी सॉल्युबिलिटी और यहाँ पर था पार्शियल प्रेशर। ओके, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। अदरवाइज कैसे बढ़ता, ऐसे भी बढ़ सकता है ना, कैसे, ऐसे 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 भी बढ़ सकता है। तो देखो यहाँ तक तो दोनों लीनियरली बढ़े, फिर लीनियरली नहीं बढ़े। ओके, एक बढ़ा दूसरा नहीं बढ़ा, जैसे ये कांस्टेंट है तो ये भाई साहब बढ़े, लेकिन ये तो बढ़ा ही नहीं। ओके, तो उसको हम लीनियरली नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो लीनियरली बोलेंगे। तो वो था हमारा सेकंड कंक्लूजन। अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स मतलब P01 and P02, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of component 1। तो component 1 का mole fraction अगर हम increase करें किसका, component 1 का mole fraction, तो जो P01 और P02 है वो increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है। वो भी तो हम बोल ही सकते हैं ना, दोनों हो सकता है। देखो यहाँ पर तो देखो P01 और P02 ही है। ओके, तो अगर हम कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करें, तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया मतलब 1 का इंक्रीज किया तो 2 का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 1 ही होने वाला है। ओके, तो अगर तुमने सॉल्वेंट ज्यादा लिया या सॉल्यूट ज्यादा लिया, दोनों में से एक ही ज्यादा लेंगे हम, ऐसे 50-50 तो लेंगे नहीं। ओके, नहीं तो कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट। ओके, फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, जो लिक्विड फॉर्म में है वो सॉल्व। अगर ऐसा हुआ तो 50-50 लिया हुआ है, हम तो बोल देंगे ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में हो सॉल्यूट। लेकिन सेम क्वांटिटी ले ली तो फिर लिक्विड जितना जो ज्यादा प्योर लिक्विड है वही सॉल्वेंट, जस्ट लाइक वाटर। ओके, जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ मैच हो रही है वो हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट, मतलब वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि P01 और P02 वह डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी हो सकता है। कब,
अगर निर्भय x1 के मतलब कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने से कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया मींस व्हाट, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो अगर ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हुआ, तो टोटल प्रेशर क्या हो सकता है, ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। ये अगर डिक्रीज हुआ, देखो कंपोनेंट 1 जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि इफ कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो, हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। चलो मान लो कि ये है 0.2 और ये है पॉइंट कितना बाकी बचा 8, ऐसा है। देन अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, तो अगर मैं इसको कर दूं 0.4 तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6। डन, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मैं 1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल प्रेशर में क्या चेंज होगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बढ़ा, मतलब ये हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं, हम तो ये इंक्रीज कर रहे हैं ना। मोल फ्रैक्शन का 1 इंक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या हो गया, डिक्रीज। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा सेकंड टर्म है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। x2 डिक्रीज हुआ तो पूरा सेकंड टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन फर्स्ट टर्म डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ वो हमें पता नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म भी डिक्रीज हुआ है P01 तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन फर्स्ट टर्म P01 फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड टर्म, तो टोटल प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए बोला है मे बी इंक्रीज्ड मे बी डिक्रीज्ड। समझ में आया क्यों ऐसा बोला, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 इफ वी इंक्रीज, ओके, यहां 1 का रिस्पेक्ट में है, हम कोई भी रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 अगर हमने इंक्रीज किया, ऐसे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इंक्रीज किया, तो कंपोनेंट 2 तो ऑटोमेटिकली डाउन ही जाएगा। कंपोनेंट 2 डाउन जाएगा मतलब यहाँ पर P टोटल 2 टर्म से बना हुआ है, टर्म 1 प्लस टर्म 2। तो जैसे ही ये x2 कम हो गया तो 2 क्या होगा, कम ही होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो सेकंड टर्म तो कम ही होगी। लेकिन अगर ये टर्म भी डिक्रीज में है, P01 भी कम हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगा, कम। लेकिन P02 बढ़ा है, पहले की कंपेयर में ज्यादा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए दोनों बोला है कि तुम वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तीनों के तीनों कंक्लूजन समझ में आ गए। 3 मार्क्स में पहले PYQ बन चुका है ये। ओके, 3 मार्क्स में 3 सेंटेंस लिखने हैं, 3 मार्क्स मिल गए। तीनों के तीनों सेंटेंस हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के ऊपर से लिख सकते हैं, तीनों के तीनों सेंटेंस। फिर से एक बार क्विक रिवीजन में पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला है, P टोटल इज इक्वल्स टू दिस। पहला सेंटेंस, टोटल प्रेशर, देखो पढ़ो और साथ साथ में इक्वेशन देखो। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। खत्म। ओके, तो यह पहले हमें x को कॉन्सेंट्रेट किया। सेकंड, ओके, नेक्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये बढ़ेगा। ओके, ये बढ़ेगा तो मोर और लेस, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, P01 चेंज नहीं हो रहा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो क्या है, वेरीज लीनियरली। कहाँ गया वेरीज लीनियरली, वेरीज लीनियरली विद द कंपोनेंट 2। देन ये देखो, पहले में क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे में क्या बोलना है, कंपोनेंट 2 की बात करनी है, और तीसरे में क्या करना है, कंपोनेंट 1 की बात करनी है। खत्म। पहले में मोल फ्रैक्शन की बात करनी है, फिर दूसरे में मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 की बात करनी है, और तीसरे में मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 की बात करनी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 में जो हमने बात की वो क्या की कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के साथ टोटल प्रेशर जो है वो लीनियरली वेरी करता है। दैट्स इट। पहले में क्या बात की, पहले में बात की कि टोटल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। वो मे बी x2 हो सकता है, मे बी x1 हो सकता है। ओके, दूसरे में हमने कंपोनेंट 2 की बात की, और तीसरे में हम बोलेंगे कंपोनेंट 1 के, ओके,
तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 अगर हम इंक्रीज करें तो टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर मे इंक्रीज मे डिक्रीज, दैट्स इट, खत्म, 3 कंक्लूजन हो गए, डन। वो लंबा चौड़ा है, लेकिन जैसे अभी पूछा तो प्रियांशी ने कैसा बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इतना तो घुस गया हमारे दिमाग में, दैट इज हेनरीज लॉ। फिर जो लिखा हुआ है वो तो हम अच्छे से थोड़ा गार्निशिंग और अच्छे से दिखाई दे वैसे, जैसे प्लेट खाने की प्लेट बनाते हैं वैसे ही अच्छे से लिख देंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो बना के लिखेंगे ना, डन, ओके। चलो, तो ये 3 कंक्लूजन्स थे। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ देखो, a plot of P1 and P2 versus the mole fraction of x1 and x2 for a solution gives a linear plot. linear plot ही मिलेगा, अभी तो हमने बोला था। अच्छा, these lines pass through the points for which x1 and x2 are equal to unity. अभी हम समझते हैं। Similarly the plot, चलो अच्छा देखो क्या है, यहाँ पर है वेपर प्रेशर, इस 2 ग्राफ साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ये भी हमारी सपोज y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है, ये प्लस y और प्लस x है, और ये प्लस y और माइनस x है, ऐसा समझो, ओके। दोनों ग्राफ हम साथ में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल लाइंस आर वेपर प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन सर? 2 कंपोनेंट है, तो एक वर्टिकल लाइन पर एक का मोल फ्रैक्शन, दूसरी वर्टिकल लाइन पर दूसरे का मोल फ्रैक्शन। कैसे? देखो, यहां पर मैं ले रहा हूं x2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहां पर प्योर है। प्योर क्या है? कंपोनेंट 2 प्योर है, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट है नहीं, ओनली एंड ओनली क्या है? 1, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो वो तो बोल रहा है x2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब x1 क्या हो गया? 0। हमारे पास क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 है, और अगर हम बोल दे कि इस पॉइंट पर, ये वर्टिकल लाइन पर x2 1 है, x2 ही 1 है, तो x1 क्या हो जाएगा? 0, वो हमने ले लिया। और ऑपोजिट दूसरी वर्टिकल लाइन है, वहां पर x1 1 है, तो x2 क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर ये x1 1 है या x2 1 है, तो वो पार्शियल प्रेशर नहीं है, वो प्योर पार्शियल प्रेशर है, मतलब प्योर वेपर प्रेशर है, P01 एंड P02, नॉट P1 एंड P2। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि 1 ही है, प्योर ही है, दूसरा कोई कंपोनेंट उसके अंदर है नहीं, डन। तो यहां पर अगर हम बताएं तो x2 ही है, तो इसलिए यहां पर डिनोट कर दिया P02, और यहां पर हमने डिनोट कर दिया P01, डन, पक्का, श्योर ना? इतना लिखा हो तो समझ में आ गया। क्या किया हमने? ये वर्टिकल लाइन ले ली, वहां पर वेपर प्रेशर है, ये भी वर्टिकल लाइन ले ली, वहां पर भी वेपर प्रेशर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, वहां पर मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, ओके। अब मोल फ्रैक्शन किसके गिने? तो सर यहाँ पर x1 1 ले लिया, अगर x1 1 ले लिया तो x2 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर x2 1 ले लिया तो x1 क्या हो जाएगा? 0, तो प्योर है वो। और अगर x1 और x2 वर्टिकल लाइन पर प्योर है, दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर होगा वो भी प्योर होगा, 0 1 वाला और 0 2 वाला। तो इसको हमने डिनोट किया 0 1 और इसको हमने डिनोट किया 0 2 से, तो P01 एंड P02। अब सर P02 ऊपर क्यों है और P01 नीचे क्यों है? जो ज्यादा लिया हुआ होगा उस ज्यादा वोलेटाइल है, जो ज्यादा लिया हुआ होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, और जिसकी वेपर ज्यादा बनी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट यहां से मैं तुम्हें बोलूं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है, तो क्या बोलोगे तुम? 1 सॉल्वेंट है या 2 सॉल्वेंट है? 2 सॉल्वेंट है, डन। क्यों? क्योंकि 2 सॉल्वेंट है तो ज्यादा होगा वो, अगर वो ज्यादा होगा तो उसकी वेपर ज्यादा होगी, और उसकी वेपर ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो देखो वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में कम है, डन, ओके। ये हमने ले लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, a plot of P1 and P2 versus the mole fraction x1 and x2 for a solution gives the linear plot as shown in the figure. This, हाँ। सर अगर सॉलिड और सॉल्वेंट होगा तो P02 और P01 की जगह से P1 P2 नहीं आना चाहिए? नहीं, सिर्फ P1 P2 कब? जब अकेले हो। तो यहाँ पर तो देखो ना, P मोल फ्रैक्शन उनका अकेला है, मतलब वो प्योर है,
प्योर है मतलब जब दोनों हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक कंटेनर ले लिया, वो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है और दोनों का प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो वो जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर को हमने क्या बोला, पी टोटल। और वो पी टोटल क्या था, वो पी टोटल था डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो अगर दोनों है तो हम P1 P2 बोल रहे हैं, और अगर अकेले हैं तो हम P01 P02 बोल रहे हैं। तो यहां पर तो अकेले ही है, देखो X2 सिर्फ और सिर्फ X2 ही है, 1 है ही नहीं, तो फिर हम P02 बोले। वहां पर X1 ही है, X2 है ही नहीं, प्योर कंडीशन में अकेले है, दोनों नहीं है, दोनों यहाँ बीच में दोनों है, यहाँ बीच में सब जगह दोनों है तो हम P1 P2 वो सब बोल रहे हैं। लेकिन ये लाइन पर सिर्फ अकेले है वो लोग, प्योर कंडीशन है, दैट्स व्हाई P01 P02। ओके, अब ये देखो दीज लाइंस 1 and 2, तो ये देखो ये लाइन 1 और ये लाइन 1 2 पास थ्रू द पॉइंट्स फॉर विच x1 एंड x2 आर इक्वल टू यूनिटी। मतलब जब x1 यूनिटी है और x2 यूनिटी है तब दोनों की दोनों लाइनें पास हो रही हैं, ऐसा सेंटेंस लिख देना है क्या। देखो ये x1 1 है, सॉरी x2 1 है, ये पॉइंट है जहां पे x2 1 है, तो ये पॉइंट में से देखो ये 1 लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट है मेरा क्या x1 1, तो देखो ये पॉइंट में से भी ये लाइन 2 और ये लाइन 1 पास हो रही है। लाइन 2 यहां से पास हो रही है जहां पर x1 1 है, और लाइन 1 वहां से पास हो रही है जहां पर x2 1 है। डन, वही चीज लिखी हुई है कि x1 एंड x2 आर इक्वल टू यूनिटी, मतलब जब x1 1 हो और जब x2 1 हो, वो दोनों पॉइंट में से लाइन 1 और लाइन 2 पास हो रही है, तो हाँ हो ही तो रही है, देख तो रहे हैं हम। डन, वो जो हो रहा है वो लिखा हुआ है, वो कैसे है अभी हम समझते हैं। देखो सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3 मतलब टोटल प्रेशर वाली लाइन वर्सेस x2 इज आल्सो लीनियर। देखो तो ये है टोटल प्रेशर वाली लाइन, ओके, वो भी क्या मिली है हमें, लीनियर ही मिली है। देखो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली। सो P1 प्लस P2 वो भी लीनियर मिली है, मतलब सीधी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P01 एंड P टोटल की मिनिमम वैल्यू, P टोटल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अब P टोटल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो ये P टोटल है हमारा, ये P टोटल की लाइन है, तो P टोटल की लाइन की यहाँ पे खत्म हो जा रही है, देखो इसके नीचे नहीं जा रही है P टोटल की लाइन, तो P टोटल की लाइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, P01। तो फिर वो रटना नहीं है, यहीं से देख के लिखना है। देखो जो भी यहाँ पर लिखा ड्रॉ किया हुआ है वही लिख के पेज भर दिया है। ओके, देखो लिखा हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P01 दिखाई दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज P02 दिखाई दे ही रहा है। P टोटल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P02। डन, पक्का। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, ये P02 मिनिमम क्यों नहीं हुई और P01 क्यों मैक्सिमम नहीं हुआ? अरे क्योंकि सॉल्वेंट 2 लिया हुआ है इसलिए, अगर सॉल्वेंट 1 लेते तो उल्टा हो जाता, और क्या, सिंपल है। ओके चलो, assuming that component 1, देखो लिखा हुआ ये है, assuming that component 1 is less volatile than component 2, तो अगर वो लेस वॉलेटाइल होगा, वो कम क्वांटिटी में होगा, तो उसकी प्रेशर, उसकी वेपर कम बनेगी, और अगर वेपर कम बनी तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो दैट्स व्हाई P01 is less than P02। डन, सिंपल है। ओके चलो आगे। The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components। Yes, अगर वेपर फेज में अगर बात करें, जैसे कि ऐसा समझो एक सॉल्यूशन बन गया है और ऊपर वेपर बनी हुई है, तो ये जो ऊपर वेपर बनी जो, फिर ध्यान से सुनना, अलग है। अब सॉल्यूशन पूरा एक कंटेनर है, कंटेनर ये पूरा कंटेनर है, ये मेरा सॉल्यूशन है, और ये ऊपर वेपर है। ये जो वेपर होगी वो जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो कौन सा प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा ना, उसमें तो दोनों ही है, ये सॉल्यूशन है तो उसमें तो दोनों ही होगा, P1 भी होगा और P2 भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है, दोनों है अंदर, तो ये प्रेशर कौन सा होगा, P टोटल। डन, इतना तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ओके, इसमें दोनों होगा इसलिए P टोटल। नाउ
यहां में ये पी टोटल में मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना होगा। पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर कितना होगा तो मैं बोल दूंगा P1, अब पार्शियल प्रेशर दूसरे का कितना होगा तो P2, दोनों का सम कर दो तो P टोटल मिल जाएगा, वो तो पता ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मतलब ये जो वेपर है, ये वेपर में फर्स्ट पार्टिकल में से कितने, फर्स्ट पार्टिकल में से जो वेपर बनी वो कितनी है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, वो कितना प्रेशर लगा रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो टोटल ये जो वेपर है, ये टोटल वेपर है, मान लो ये टोटल वेपर कितनी है 10 kg, वो 10 kg कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, मे बी 5 बार। लेकिन मैं ये प्रेशर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं ये जो 10 kg है वो 10 kg में 1 पार्टिकल की कितनी kg और 2 पार्टिकल की कितनी kg, वो मैं पूछ रहा हूं। मतलब मैं मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूं कि वो फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन कितना और सेकंड का मोल फ्रैक्शन कितना। मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई ये टोटल 5 बार है तो इसमें से सपोज 1 P1 हो जाएगा 2 बार और P3 हो जाएगा 3 बार, P2 हो जाएगा 3 बार। लेकिन मैं तो फिर दोनों का सम करेंगे तो ये P टोटल आ जाएगा, वो तो बात सही है, उसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली। अभी क्या बात कर रहे हैं कि ये जो 10 kg मतलब ये जितनी भी वेपर है, ये वेपर में पहले कंपोनेंट की कितनी वेपर है और दूसरे कंपोनेंट की कितनी वेपर है, कितनी मतलब मैं मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूं, वो कितना प्रेशर लगा रही है वो नहीं पूछ रहा हूं। अंडरस्टूड। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो जैसे यहां नीचे लिक्विड में जब थे हम सॉल्यूशन में थे तो हम कैसे डिनोट करते थे कि भाई मुझे पहले का कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को हम कंसंट्रेशन में डिनोट करते थे। और यहाँ हमने कंसंट्रेशन किस में डिनोट किया था, मोल फ्रैक्शन में। किसी में भी कर सकते हैं लेकिन हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी, मोल फ्रैक्शन की। तो यहाँ अगर हमने x1 और x2 यूज किया था मोल फ्रैक्शन के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, से y1 और y2। 1 मतलब सॉल्यूट की वेपर और 2 मतलब सॉल्वेंट की वेपर। समझ में आया, पक्का, ओके। तो आगे उसी के बेस पे है, देखो द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज मतलब ये ऊपर वाले की बात कर रहा है। वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस, ये क्लीन कर दूं अब। इफ y1 and y2 are the mole fractions of the component 1 and 2 respectively in the, ये ध्यान से, in the vapor phase, then using the Dalton's law, तो फिर डाल्टन्स लॉ का यूज करके हमें क्या मिलेगा, जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, तो प्रेशर कैसे मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू टोटल प्रेशर। मतलब जो टोटल प्रेशर है उसमें पहले का कितना वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 मिलेगा। और P2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू P टोटल। अंडरस्टूड। सिर्फ प्रेशर की बात करनी हो तो P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। ये तो डन, ये तो हमें पता ही है। लेकिन हमें क्या पता करना है, P टोटल तो तुम्हें पता है, लेकिन मुझे P टोटल पता है और मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है, गिवन नहीं है। कैसे ढूंढेंगे, तो भाई P टोटल पता है तो उसको तुम बोल दो कि इसमें मोल फ्रैक्शन कितने थे, वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा P1 और y2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो P2। इन जनरल Pi इज इक्वल्स टू yi इंटू P टोटल। अंडरस्टूड। मीन्स ये तो हमारा डाल्टन्स लॉ है, ये डाल्टन्स लॉ के यूज करके तुम टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। लेकिन टोटल प्रेशर कब निकाल सकते हो, जब तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और 2 पता हो तब। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और 2 ना पता हो तो क्या करना है, तो डाल्टन ने उसका भी रास्ता दे दिया है क्या, कि अगर तुम्हें P1 नहीं पता तो तुम ऐसे निकाल दो कि वो जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर है जो P टोटल, ये जो P टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर है, उसमें 1 पहले कंपोनेंट की कितनी मोल फ्रैक्शन है तो उसको हमने बोल दिया y1, और सेकंड में कितनी है तो उसको हमने बोल दिया y2, P टोटल। तो फिर वो दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये इंडिविजुअली P1 मिल जाएगा, ये इंडिविजुअली P2 मिल जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया, पक्का, ओके, श्योर। तो ये पूरा का पूरा थियरी हमने डिस्कस किया।
समझ में आ गया? पक्का? ओके। सो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। नीचे कुछ रह नहीं गया ना, है क्या? और नहीं, ओके। तो हमने कौन सा, हाँ ये ग्राफ मैंने बोला ना, तो ग्राफ थोड़ा समझते हैं ये भाई साहब ने कैसे किया है। देखो समझो कि यहाँ पर कंटेनर है, ये कंटेनर में मैंने ले लिया सॉल्यूट, और यहाँ पर एक कंटेनर है उसमें मैंने ले लिया सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट लिया उसको हमने सपोज 1 नंबर दे दिया, तो यहाँ जो लिया है वो है x1, ये सॉल्वेंट है। यहाँ जो लिया है वो है x2, मोल फ्रैक्शन। डन। नाउ ये है मेरा P1। कब? जब सॉल्यूशन बनेगा और फिर उसकी जो वेपर बनेगी, तो वो वेपर प्रेशर 1 की वजह से कितनी होगी? P1। और इसका प्रेशर कितना होगा? P2। डन। अब हम कर क्या रहे हैं? मैं ऐसा समझो कि ये सॉल्यूट है मेरे पास। क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट के अंदर, और से सॉल्वेंट है मेरे पास, और वो सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं? सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। सॉल्वेंट यहां अकेला है, अकेला। अगर ये अकेला है और ये मैंने ऐसे बंद कर दिया और यहाँ पर वेपर क्रिएट हुई, तो वो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? P02 वही होगा। अकेला है तो P02 ही होगा। ये P2 कब होगा? जब सॉल्यूशन होगा तब। डन। ध्यान से समझना। हाँ, ये P02 कब होगा? जब अकेला मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है और उसकी वेपर बनी और वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करेंगे? P02 से। लेकिन अगर अंदर दोनों हुआ, सॉल्यूट भी हुआ और सॉल्वेंट भी हुआ, तो P2 से डिनोट। डन। बहुत सही है। हाँ, तो ये P02 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये भी अगर सॉल्यूट अकेला हुआ और उसने वेपर क्रिएट की और वो वेपर ने प्रेशर क्रिएट किया, तो वो वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे क्या? P01। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये अकेला होता तो क्या होता? P02। और वो हमने अभी ही सेंटेंस डिस्कस किया कि टोटल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? P02। क्यों टोटल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्यों P02 ही हो सकती है? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, 2 मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में भी मेरे पास 2 है, तो एक है P2 और एक है P02। तो हमें तो पता ही है प्योर कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होता है, तो P02 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द P2। दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर क्या है? P02। डन। डन ना? ओके। तो ये P02 मैक्सिमम, अब देखो यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, P02 मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास। अब वो मैक्सिमम वैल्यू में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? ये सॉल्यूट यहां से उठा के पटको, यहां पर उठा के पटको। ओके, तो ये अंदर डाला। जैसे ही ये अंदर डाला तो इसका तो मैक्सिमम था, P02 तो मैक्सिमम था। टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में P02 मैक्सिमम हो सकता है, टोटल प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है इन रिस्पेक्ट टू P02। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूट अंदर डाल दिया तो वो जीरो वाला केस तो खत्म। P01 और P02 तो हम लिखेंगे ही नहीं। अब तो हम क्या लिखेंगे? P1 और P2 वही लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। अब मिक्स हो गए और फिर जो वेपर यहाँ पे क्रिएट होगी, अब वेपर वापस जो क्रिएट होगी उसमें तो दोनों होंगे, 1 भी होगा और 2 भी होगा, और दोनों में से एक भी प्योर होगा नहीं। डन। तो अब ये जो वहां पर क्रिएट हुई उसमें ये मैंने यहां से थोड़ा उठा के यहां पे पटक दिया, तो उसमें ज्यादा कौन सा होगा? P1 या P2? कौन सा ज्यादा होगा? P2 ही ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही ज्यादा था। फिर हमने सॉल्यूट डाला ना, तो P2 ज्यादा होगा। P2 ज्यादा होगा P1 के रिस्पेक्ट में। डन। इतना समझ में आ गया? ये सब याद रखना। हाँ, अब थोड़ा और डाल दिया मैंने, थोड़ा और सॉल्यूट डाला। देखो अभी तुमने क्या बोला कि P2 ज्यादा होगा, पहले कंडीशन तो तुमने बोला कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1। दूसरी कंडीशन, दूसरी बार उठा के पटक दिया यहां पर सॉल्यूट, फिर से वही कंडीशन में। पहले क्या था? पहली कंडीशन, ये जीरो कंडीशन में क्या है? प्योर।
फिर फर्स्ट कंडीशन यहां से थोड़ा उठा के अंदर डाल दिया, तो तुमने क्या बोला, P2 विल बी ग्रेटर। सेकंड कंडीशन यहां से थोड़ा और उठा के यहां पे डाल दिया, अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा, P2 या P1? P2 या P1? तो तुम जो बोलो सही होगा, क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कि बढ़ गया है या नहीं हुआ है। अगर P2 बढ़ गया तो क्या P1 बढ़ गया, मतलब सॉल्यूट बढ़ गया, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना अब तो। ओके, तो सपोज ऐसा समझो कि पहले कंडीशन थी 100%, ये जीरो में 100% कौन था, सॉल्वेंट ही था। अब 1 डाल दिया तो क्या हो गया, 20 और 80 हो गया, 20 80 हो गया, 80 सॉल्वेंट है। फिर सेकंड कंडीशन में डाल दिया, अब मैं बोल रहा हूँ लो ये 40 60 हो गया। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसके बेस पे बताओ। नहीं, P1 थोड़ी, P2 ही ज्यादा होगा ना। देखो यहाँ पर P2 100% था, यहाँ पर 80% था, 80 है, और यहाँ पर 60 है, 60 है, फिर भी P1 से तो ज्यादा ही है। हाँ अच्छा, तो ये 60 वो तो 40 से तो ज्यादा ही है, मतलब अभी भी क्या है, P2 ग्रेटर देन P1। अभी यहाँ से थोड़ा और उठा के पटक दिया, थर्ड केस, ओके, मतलब फोर्थ केस ऐसे देखे तो अब हो गया उल्टा, ये 60 हो गया और ये 40 हो गया। अब P1, क्यों? तो P1 की क्वांटिटी ज्यादा है, वेपर बनेगी तो उसकी ही वेपर ज्यादा बनेगी ना। डन, ओके। देखो ये ग्राफ समझ रहे हैं, नहीं तो तुम ऐसे लाइनें बना दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ड्रॉ कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। हाँ तो देखो ये ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम समझ रहे हैं। अब क्या बन जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। डन, फिर और बढ़ गया, ये लो 80 20। अब क्या होगा, P1 ही बढ़ा है ना, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ये पूरा का पूरा उठा के डाल दिया यहाँ पे, इतना डाल दिया कि सॉल्यूट ही ज्यादा हो गया, ऐसा समझो। ओके, अब ये हो गया 100 और 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, P1, P2 का कुछ हो गया ही नहीं, 100 और 0 कर दिया, 100 और 0 कर दिया, तो P2 का कुछ होगा नहीं, तो फिर यहां रहा क्या, सिर्फ और सिर्फ P1। और अगर सिर्फ और सिर्फ P1 रहा, और एक सिर्फ P1 है, तो वही क्या बन गया, P01। तो तुम यहां पहुंच गए, समझे? तो हमने स्टार्ट किया था यहां से, जैसे जैसे डालते गए सॉल्यूट को इसके अंदर, तो ये टोटल प्रेशर कम होता गया, 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 और लास्टली जब सारा का सारा हमारे सॉल्यूशन में मेजरली सॉल्यूट ही है और सॉल्वेंट एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लिजिबल, तब तुम्हारा टोटल प्रेशर P01 जितना हो गया, मतलब जो प्योर कंडीशन में सॉल्यूट होगा उतना हो गया। ये लाइन कैसे ड्रॉ की है इन लोगों ने समझ में आया? पक्का? ओके, अब उल्टा करो, उल्टा करोगे तो भी देखो, अभी देखो ये P01, ये इतना समझ में आ गया। डन, अब ये P01 को, ये लाइन 1 और 2 भी अभी डिस्कस करते हैं। अभी उल्टा करोगे, उल्टा मतलब क्या, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट है। अब थोड़ा सा तुमने, सॉल्यूट है मतलब क्या है, सिंपली P01 प्योर कंडीशन में, अब थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दिया, तो P टोटल क्या होगा, P टोटल जो है वो तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा P टोटल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट डाला मतलब सॉल्वेंट जैसे ही हमने डाला तो क्या होगा, ये सॉल्यूट की कंडीशन, मतलब अभी हम नीचे आ रहे थे, अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास क्या था, सॉल्यूट, और अब मैंने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट। तो जैसे ये कंडीशन की, देखो ये तो आ गया था, अब मैंने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, तो फिर से क्या हो गया, ये 80 20 पे चला गया। डन, फिर वापस ऐसे उल्टा जा रहा है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर 100% क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, तो वापस तुम यहाँ आ गए। समझ में आया? पक्का? ओके, सो दैट इज द ग्राफ। और यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन भी तुम देख सकते हो डायरेक्टली कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर प्योर कंडीशन में 2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है। ओके, और जैसे जैसे इधर आते जाओगे तुम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कम होता जाएगा, और यहाँ आके पूरा का पूरा 2 खत्म, मतलब x2 इज इक्वल्स टू 0 और x1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दैट इज द मोल फ्रैक्शन। और प्योर कंडीशन और इंडिविजुअल प्रेशर की बात करें तो इंडिविजुअल प्रेशर भी देखो, जैसे कि ये 1 है
तो इंडिविजुअल प्रेशर कैसे होगा, जब मोल फ्रैक्शन, देखो यहां पर कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या है, चलो 1 की बात कर रहे हैं ना तो 1 की देखते हैं। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या है, 1, x1 है 1 और वहां पर x1 क्या है 0, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, यहां पर x1 है 1 और वहां पर x1 है 0, तो x1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब x1 हमने सॉल्यूट लिया तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो जो सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन की वेपर बनी और वेपर की प्रेशर क्रिएट किया, वो वेपर प्रेशर में उसका प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, अरे सिंपल, या हम लॉ पे चले जाओ ना, मोल फ्रैक्शन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अभी ही तुमने बोला कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 1 है और वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 0 है, तो मतलब यहां से वहां गए हम, लेफ्ट टू राइट गए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 1 का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, डिक्रीज, मतलब सॉल्यूट कम होता गया और सॉल्वेंट बढ़ता गया, तो 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता गया, तो अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता गया तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, सिंपल। वैसे ही 2 के लिए, तो देखो यहां पर 2 के लिए अगर देखें तो 2 यहां पर 1 है, तो ये रहा 2 यहां पर 1 है, x2 इज इक्वल्स टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू यहां पर कितना है 0, तो अगर हम राइट टू लेफ्ट जाए तो x2 का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब x2 मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इफ वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 डिक्रीज हो रहा है, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली, इवन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो देखो ना पार्शियल प्रेशर P2, वो P2 भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हमने डिस्कस किया, समझ में आया कैसे उन्होंने ड्रॉ किया, देखो नहीं तो मैं बोल देता कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो ऐसे, लेकिन समझना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। भले ही तुम याद रख लो, रट्टा मार लो और मार्क्स भी आ जाएंगे, दैट्स इट, लेकिन ड्रॉ कैसे किया समझ में आया, पक्का, ओके। तो ये पूरी थियरी में हमने क्या देखा, पूरी थियरी में हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसमें वेपर क्रिएट हुई और वो वेपर ने प्रेशर क्रिएट किया, तो ये वेपर प्रेशर का क्या करना है, तो वो वेपर प्रेशर P01, P02, X1, X2 और P टोटल, ये 5 लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, P01, P1, P02, P2, P टोटल, फिर X1, X2, 7 लोग, ओके। तो ये 7 लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, तो भाई x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, एक रिलेशनशिप। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, देखो क्या क्या हमें समझ में क्या क्या आया है, ये आया है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू P total, yes. Then we know that क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 is equals to, according to Raoult's law, P01 x1, डन, ये समझा ना हमने यहाँ पे। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 is equals to P02 x2, ये भी समझा हमने। x1 आ गया, x2 आ गया, P टोटल आ गया, एंड लास्ट में जो समझा हमने वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन। सो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन देखे तो ये भी ऐसा होगा y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर हमारे पास P1 ही नहीं है, सो P1 मिलेगा हमें y1 इंटू P टोटल करके, और हमारे पास P2 नहीं है तो वो हमें मिलेगा y2 इंटू P टोटल करके। ये सब कुछ देखा हमने, और एक मेन तो क्या देखा, वो इक्वेशन देखा। कौन सा इक्वेशन, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से डिराइव किया, ये अगर हमारे पास इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वेशन कलर चेंज करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने यहाँ पर लिखा, P1 की जगह लिख दिया P01 x1 प्लस P2 की जगह लिख दिया P02 x2 दैट इज इक्वल्स टू P टोटल। और फिर वापस ये इसका यूज किया, किसका यूज किया,
इसका यूज किया, इसका यूज करके हमने क्या लिखा, इसका यूज करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके हम लिख सकते हैं x1 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस x2 और x2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस x1। तो x1 की वैल्यू यहां से ओके अब ये x1 की वैल्यू हमने कहा यहां रख दी, तो x1 की वैल्यू वहां रख दी तो आगे क्या होगा p01 और x1 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस x2 प्लस यहाँ पर होगा p02 x2 pt। ये तो हमने समझ में आ गया ना पूरा डेरिवेशन किया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो p01 माइनस p01 x2 प्लस p02 x2 दैट इज इक्वल्स टू p टोटल। देयरफॉर ये दोनों देखो ये p01 तो यहाँ है, ये दोनों में से x2 कॉमन, तो ये दोनों में से x2 कॉमन प्लस x2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या रहा p02 और यहाँ पर क्या रहा p01, ये ब्रैकेट ओवर दैट इज इक्वल्स टू p टोटल। तो ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, ये था हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया दैट इज p टोटल इज इक्वल्स टू p01 प्लस p02 माइनस p01 इंटू x2। ये हमने डिराइव किया, ये भी डिराइव किया हमने, और इसके ऊपर से 3 कंक्लूजन्स भी देखे हमने। कौन सा कंक्लूजन देखा, पहला कंक्लूजन टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी और रिलेटेड टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, खत्म। टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है, खत्म। दूसरा कंक्लूजन टोटल प्रेशर रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के साथ, मतलब कैसे रिलेशन में है, वेरीज लीनियरली, वो हमने देखा वेरीज लीनियरली कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन के साथ। और तीसरा कंक्लूजन टोटल प्रेशर अगर हम इंक्रीज करें, ओके सॉरी टोटल प्रेशर इंक्रीज करो या फिर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ कि इफ वी इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, if we increase the mole fraction of component 1 then total pressure may increase may decrease। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन तुमने इंक्रीज किया तो 2 का तो डाउन ही गया, 2 का डाउन गया मतलब ये टर्म तो क्या हो गई डिक्रीज हुई, तो ये भी बढ़ा और ये कम हुआ तो ये इंक्रीज हो जाएगा टोटल, लेकिन ये भी डिक्रीज हुआ और ये भी डिक्रीज हुआ तो टोटल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो मे बी इंक्रीज्ड मे बी डिक्रीज। तो 3 कंक्लूजन्स भी हमने देख लिए, तो ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, 3 कंक्लूजन्स भी पूछा जा सकता है। एंड फाइनली हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ में हमने लिखा क्या कि P टोटल की मैक्सिमम वैल्यू है कौन सी P02, P टोटल की मिनिमम वैल्यू कौन सी है P01, फिर P02 जहां पर है वहां पर x2 1 है और x1 0 है, और जहां पे P01 है हाईएस्ट P टोटल इज इक्वल्स टू P01 है वहां पर x1 1 है और x2 0 है। मोल हॉरिजॉन्टल मोल फ्रैक्शन गिवन है और वर्टिकल पर पार्शियल प्रेशर गिवन है। अंडरस्टूड, पूरा अच्छे से समझ में आया, पूरा थियरी लिख सकोगे एज अ शॉर्ट नोट, कोई डाउट, पक्का, ओके ठीक है।